सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू टू स्ट्रेच। इट इज़ बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्ट्रेचिंग, कि वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट एक इमोबिलाइजेशन में था, हमने इसको कॉन्टीन्यूस पैसिव मोशन दी उसके बाद विद इन 1 और 2 डेज, लेकिन स्ट्रेचिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज तो वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिकॉज उसकी वजह से इंजरी या इन्फ्लेमेशन जो है वो फर्दर इंक्रीज़ कर सकती है और पेन हो सकती है। तो अगर हम लोग देखें तो इमोबिलाइजेशन के बाद जब हम लोग स्ट्रेचिंग स्टार्ट करवाएंगे विद प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सटेंसिबिलिटी इंप्रूव होगी, वहाँ पे मसल स्टिफनेस जो है इमोबिलाइजेशन की वजह से उसको डिक्रीज़ करेगा, कॉन्ट्रैक्चर्स और एडिशंस को कम करेगा। अब इसमें हमारे पास फर्दर 3 इसकी आगे से टाइप्स हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल में हमारे पास आ जाता है लिगामेंट्स, टेंडन्स या जो भी उसके नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है, और कॉन्ट्रैक्टाइल में हमारे पास जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल एक्टिन मायोसिन यूनिट आ जाता है। अब इसमें हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू, फिर उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल, देन लास्ट में हम देखेंगे न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलेटन मसल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू जो है इसके पास विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है सिर्फ, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू है उसके पास विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी भी होती है। विस्को इलास्टिक में क्या है कि रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को, इसके पास ये कैपेसिटी है कि टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इज़ विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसी एग्जांपल में हम देखें नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू में कि लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट कैप्सूल, फेशिया, स्किन डिवेलप एडिशंस और कॉन्ट्रैक्चर्स दैट रिस्ट्रिक्ट द मोबिलिटी। जब वहाँ पे एडिशंस और कॉन्ट्रैक्चर है तो वहाँ पे स्टिफनेस होगी, मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रेंज ऑफ मोशन ही प्रॉपर हो सकेगी, और वहाँ पे हम लोग स्ट्रेचिंग करवाएंगे उस हाइपोमोबाइल एरिया की, ताकि मोबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके कनेक्टिव टिश्यू की। अगर हम लोग एक डायग्राम देखें, अगर बेसिक सी है कि ये हमारे पास अगर मसल है तो मसल में हम देखें मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर से अगर हम लोग देखें तो मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल में हमारे पास क्या आ रहा था, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ मायोसिन और थिन फिलामेंट जो है वो बना होता है एक्टिन फिलामेंट का, जो कि क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम लोग देखें टेंडन और स्किन में कि कोलेजन फाइबर्स की अलाइनमेंट क्या होती है, तो टेंडन में जो है वो पैरेलल अलाइनमेंट है कोलेजन फाइबर्स की, और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो टेंसाइल लोड को बेयर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्किन जिसके अंदर रैंडम ओरिएंटेशन है। देन हम लोग अगर देखें कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो दैट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिक्यूलिन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस। कोलेजन फाइबर्स जो है वो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। कोलेजन फाइबर्स में फर्दर जो है ट्रोपोकोलेजन माइक्रोफाइबर से बना होता है। इसमें हम लोग जैसे कोलेजन फाइबर्स मैच्योर होता है तो इसमें अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल कोवलेंट बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है। कोलेजन की फर्दर हमारे पास 6 क्लासेस हैं, टाइप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और 19 टाइप्स हैं। इलास्टिक फाइबर्स जो है वो एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड कर, देन रेटिक्यूलिन फाइबर्स जो है वो टिश्यू बल्क बनाते हैं। ग्राउंड सब्सटेंसेस में हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स है। प्रोटियोग्लाइकेंस जो है वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन को असिस्ट करते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो वहाँ पे कंप्रेसिव लोड को है बेयर करते हैं। देन हम लोग मैकेनिकल बिहेवियर देखें नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू का, तो देन हमारे पास आता है कि टेंसाइल लोड के लिए हमारे पास कोलेजन है, और कंप्रेसिव अगर हम लोग अप्लाई करें कहीं पे तो उसको बेयर करने के लिए प्रोस्टियोग्लाइकेंस है। अगर हम लोग एक ग्राफ देखें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो स्ट्रेस है दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया इन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन हमारे पास है परसेंटेज डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कि टो रीजन में अगर वेवी फाइबर्स होते हैं तो जैसे ही हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेटन होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा हमारे पास जिसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं, कि अगर हमने इस पर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो टिश्यू अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। देन हमारे पास प्लास्टिक रीजन है कि जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है, देन नेकिंग है और फेलियर है। इसको हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस जो है अगर हम लोग अप्लाई करेंगे वेवी फाइबर पे कोलेजन के, तो टो रीजन में वो स्ट्रेटन होगा, देन डिफॉर्मेशन जो है वो इलास्टिक रीजन में होना स्टार्ट हो जाएगी।
कोलेजन फाइबर्स फेलियर में क्या होगा कि प्लास्टिसिटी और हीट रिलीज्ड बिकॉज ऑफ रप्चर्स, बिकॉज प्लास्टिसिटी में आपको पता है कि परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाती है और वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाता। फिर नेकिंग में हमारे पास क्या हो जाता है कि टिश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और अगर हम लोग थोड़ा सा भी लोड वहाँ पे अप्लाई करेंगे ना तो वो फेलियर में चला जाएगा। देन टिश्यूज़ विद ग्रेटर स्टिफनेस हैव स्टीपर स्लोप एंड लेस इलास्टिक डिफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्चर्स या स्कार्स, यानी जिस टिश्यू में ज़्यादा स्टिफनेस है, कॉन्ट्रैक्चर्स में आपको पता है ज़्यादा स्टिफनेस होती है और स्कार में बिकॉज ऑफ स्कार में हम लोग कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, तो वहाँ पे उसकी जो स्लोप हमें मिलेगी वो ज़्यादा स्टीपर होगी और उसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो भी कम होगी। अगर हम लोग ग्रेड्स देखें ऑफ लिगामेंट इंजरी या स्ट्रेन में, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि विद इन अर्ली पार्ट ऑफ प्लास्टिक रीजन जो है वो ग्रेड 1 है, लेटर पार्ट जो है वो हमारे पास प्लास्टिक रीजन का ग्रेड 2 है और इसके बाद अगर आएगा हमारे पास प्लास्टिक रीजन के वो ग्रेड 3 स्ट्रेन इंजरी है। और ये जो पॉइंट एक्स और वाई है ये हीट रिलीज को शो कर रहे हैं। देन दोबारा अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखें तो स्ट्रेस हमारे पास लोडिंग है, स्ट्रेन हमारे पास परसेंटेज डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन को शो कर रहा है। टो रीजन में अगर हम लोग वेवी फाइबर्स है कोलेजन का लोड अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे इलास्टिक लिमिट आ जाएगी, जिसके बाद अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे फर्दर तो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा और हीट रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी वहाँ पे प्लास्टिक रीजन जिसको हम कहेंगे। देन हमारे पास एक पॉइंट आएगा नेकिंग, जिसमें मसल जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनिंग होगी है टिश्यू की और अगर हम थोड़ा सा भी लोड इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। देन हम लोग अगर कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स में डिफरेंस देखें तो अगर हम लोग लेस दैन 10% भी इंक्रीज़ करते हैं ना फाइबर लेंथ को विद टेंसाइल लोड तो कोलेजन फाइबर्स में फेलियर वाला पॉइंट आ जाता है, लेकिन इलास्टिक जो है वो लेंथन करता है 150% विदाउट फेलियर बिकॉज इसमें एक्सटेंसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोलेजन जो है वो इज़ 5 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एज इलास्टिन। उसके बाद क्रीप एक पॉइंट है जिसमें विस्को इलास्टिक टिश्यूज़ जो है स्लोली इलोंगेट करते हैं टू मेंटेन द स्ट्रेच। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्रोनिक कॉन्ट्रैक्चर्स में देखें तो हम लोग लो इंटेंसिटी और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं, तो क्रीप जो है वहाँ पे इसका एडवांटेज है कि विस्को इलास्टिक टिश्यूज़ में ये स्लोली इलोंगेट करेगा और स्ट्रेचिंग को मेंटेन करेगा विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर और इन्हेंस करेगा क्रीप और एक्सटेंसिबिलिटी को ताकि डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रेजिस्ट किया जा सके, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इंजरी के चांसेस को रिड्यूस किया जा सके।